मैं अब नीलम मीणा जी को इनवाइट करता हूँ। वो आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। ठीक है, इसको आप लगा लेना। Good morning, everyone. Firstly, I would like to thank Jyoti sir for having me here today. Also, I would like to express my gratitude and thanks to Mr. Suresh Gupta ji sir for his judgment writing class. It really helped me a lot. So, thank you so much, sir. This was my first attempt. I completed my law in 2020. स्ट्रेटेजी शेयर करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। फर्स्ट थिंग ये है कि प्रिपरेशन करने से पहले एक माइंडसेट डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि मेरा ये फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करें कि मेरा ये फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपसे जितना हो सकता है, जितना हार्डवर्क हो सकता है, जितने सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं, आप इसी अटेम्प्ट में डाल दीजिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड थिंग जो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल और एस्पिरेंट को अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे या सेल्फ बिलीफ नहीं रखेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस आप रखें कि अगर मैं नहीं कर सकता ये एग्ज़ाम क्लियर तो कोई और भी नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए। थर्ड थिंग, जो ये प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री के लिए पढ़ लिया और क्लियर भी हो गया तो मेंस देखेंगे, और मेंस भी अगर क्लियर हो गया तो फिर इंटरव्यू के लिए देखेंगे। तीनों स्टेजेस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और तीनों को एक साथ लेके हमको स्टार्टिंग से चलना है। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन रखें। एंड लास्ट थिंग जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि लर्न टू वैल्यू योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड इट वोंट कम बैक टू यू। तो अपना एक एक मिनट बहुत ही इफ़ेक्टिवली आप यूज़ करें और टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि जो ये समय है अगर वो निकल गया तो रिग्रेट अल्टीमेटली आपको खुद को होगा। सो लर्न टू वैल्यू योर टाइम। सो अब स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे रखी थी। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स। लिमिटेड रिसोर्सेज रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें रिवीजन बहुत बार करना होता है, और अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं रहेंगे तो रिवीजन करने में और उनको मेमोरी में बिठाने में बहुत दिक्कत हो जाती है लास्ट तक। तो डेफिनेटली बेयर एक्ट्स आपका फाउंडेशन होना चाहिए। बेयर एक्ट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़े, पेज 1 से पेज लास्ट तक, क्योंकि इस बार का अगर आपने प्री का पेपर देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीसी में क्वीन की डेफिनेशन है वो रिपील्ड हो चुकी, तो एक क्वेश्चन प्री के अंदर ये भी था कि डेफिनेशन ऑफ क्वीन वाज रिपील्ड बाय विच एक्ट। तो जब तक हम उन सेक्शंस को एक बार गो थ्रू नहीं करेंगे तो हम शायद सही आंसर पे ना पहुंचे। और प्री के अंदर एक एक मार्क्स की लड़ाई है, क्योंकि एक मार्क्स भी आपको रेस से आउट कर सकता है। तो प्री के पर्सपेक्टिव से आपको पेज 1 से पेज लास्ट तक पढ़ना है। इवन रिपीलिंग सेक्शंस जो होते हैं वो भी नहीं छोड़ने। और एक और चीज़, इन्फोर्समेंट डेट्स हम सारी एक्ट्स की याद रखते हैं, लेकिन आप पब्लिकेशन डेट्स जो ऑफिशियल गैजेट्स की है उनको भी थोड़ा देख के जाइए प्री से पहले, क्योंकि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन था वो इसी पे था। तो ये ना सोचे कि प्री के लिए काफ़ी लोग आपको हो सकता है गाइड भी करे कि इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए और जो नॉन इम्पॉर्टेंट होता है वो ना पढ़े। तो आप किसी की बातों में ना आए और पेज 1 से पेज लास्ट तक स्पेशली प्री के लिए ज़रूर पढ़े। और इस चीज़ के लिए मैं सर की ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, और इसके लिए मैं सर को बहुत एडमायर भी करती हूँ कि सर पढ़ाते टाइम हर एक्ट का एक एक सेक्शन आपको पढ़ाते हैं और लिखवाते भी है।
हो सकता है उस टाइम आपको ये लगे कि ये क्या सर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पेपर था हमारे टाइम का प्री का, आप खुद वापस जाइए और उसको देखिए। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो नॉन इम्पॉर्टेंट एरियाज, जो हम समझते हैं नॉन इम्पॉर्टेंट एरियाज है, उनमें से आए हुए हैं, लेकिन वो नॉन इम्पॉर्टेंट एरियाज होते नहीं हैं। बेयर एक्ट में जो भी दे रखा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप बेयर एक्ट को पेज 1 से पेज लास्ट तक पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लीजिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि अगर अपन मेंस का पेपर देखते हैं इस बार का, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो केस लॉस के साथ पूछे हुए थे। तो डेफिनेटली बेयर एक्ट्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सर जैसे जैसे आपको टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवाते जाए, आप घर जाके उसी दिन उन टॉपिक्स को एक बार बुक से ज़रूर गो थ्रू कीजिए, और उनमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट उन टॉपिक्स के केस लॉ मिलते हैं या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो आपको बुक से मिलती है, आप उनको या तो एक सेपरेट नोटबुक में नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे करिए कि जो वो पेपर फ्लैग्स आते हैं उस पर लिख के बेयर एक्ट में उसी जगह उसको पेस्ट कर लीजिए जिस सेक्शन से रिलेटेड वो केस लॉ है या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ताकि जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपके पास एक साथ मटेरियल कंसोलिडेट रहेगा। तो डेफिनेटली बुक्स आपको पढ़नी है, और साथ के साथ अगर आप बुक्स रेफर करते जाएंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और केस लॉज जो होते हैं आप नोट करते चलिए। वैसे सर नोट करवाते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे भी थोड़ा करते चलिए। सेकेंड थिंग, रिविजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रिविजन्स कुछ भी याद नहीं रहता है, हम चाहे कितना ही पढ़ लें। तो रिविजन्स पे आप बहुत फोकस करिए, और रिविजन्स जितनी बार आप करेंगे आपका बेयर एक्ट ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज होता चला जाएगा। जितनी बार आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी उतनी ही क्लियर होगी, और हर बार नए कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते रहेंगे और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जितना रिवीजन आप दे सकते हैं उतना दीजिए। एक बार स्टार्टिंग में डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम कम होता जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। थर्ड थिंग जो थी, प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ आंसर राइटिंग्स। मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग्स, क्योंकि मेंस में जो आपकी नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन आंसर राइटिंग के थ्रू होता है। एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे रहेंगे आपके आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए कि सर मेरा मतलब ये था या मेरा मतलब वो था। आपके आंसर्स ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे मेंस में जब आपकी कॉपीज चेक होगी। तो आपको इस चीज़ पे अभी से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें आंसर्स को लिखना कैसा है। पढ़ते सब है, सबको चीज़ें भी बहुत याद रहती है, लेकिन जब तक आप उनको लिख के नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी चाहिए। और आंसर राइटिंग में मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि एक तो टू द पॉइंट आंसर्स लिखने की आप अपनी हैबिट डालें। जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आप आंसर्स लिखें, अननेसेसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एलएलबी के एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं। तो जो भी पूछा है सिर्फ वही लिखें। और काफ़ी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे आते हैं जिसका कोई स्टेटमेंट देके यस और नो भी पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले यस या नो जो भी आपका है वो लिखें, उसके बाद उसको आप लॉ के प्रोविजन से सपोर्ट करें। तो आप आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्टिंग से डेवलप करते जाए। आप रोज या ऑल्टरनेट डेज डेफिनेटली जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस को लिख के देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम आंसर्स लिख सकते हैं। क्योंकि आप जितना आप आंसर्स लिखेंगे और जितनी बार सर से या फिर किसी अपने फ्रेंड्स से चेक करवाएंगे, आपको अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई होती जाएगी। और मेंस के टाइम पे ही नहीं, हम तीनों स्टेजेस पे पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है अपनी सीट बचाने के लिए, तो आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। और मेंस सबसे ज़्यादा नंबर का होता है, और मेंस काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है अपने इस एग्ज़ाम में। तो मेंस के अंदर वही एज पाएगा जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी आंसर राइटिंग्स की। तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कीजिए, उनके जो क्वेश्चंस है उनको लिख लिख के अभी से देखने लग जाइए, या फिर काफ़ी बुकलेट्स आती है तो आप क्वेश्चंस वहाँ से ले सकते हैं और अभी से आप अपनी ये हैबिट डेवलप कर लें।
तो ये चीज़ एक है कि आंसर राइटिंग पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और एक चीज़ जो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी, ऑल्दो लास्ट स्टेज है, जब 2 क्लियर होंगे तो हम थर्ड पे पहुँचेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही स्टेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली इंटरव्यू के अंदर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन वो पर्सनालिटी टेस्ट विदाउट नॉलेज के पॉसिबल नहीं है। तो नॉलेज तो डेफिनेटली आपको होनी ही चाहिए। लॉ हम सब पढ़ रहे हैं, तो लॉ की तो इंटरव्यू तक और भी अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया अपने इंटरव्यू में, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि जो करंट हैपनिंग्स हो रही है, आप उस पर एक अपना पर्सनल ओपिनियन फ्रेम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि मुझसे मेरे इंटरव्यू में ऑनरेबल चेयरमैन सर ने ये पूछा था, ओपिनियन बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक था कि मैम व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द मैरिटल रेप। तो जब तक अपन उसकी अपने माइंड में ओपिनियन नहीं बनाएंगे तो वो आंसर देना मुश्किल हो जाता है। एंड इंटरव्यू में ऐसा है कि आपको एक क्वेश्चन भी बहुत एज दिलवा सकता है, तो लाइटली किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। तो और ऐसे ही मेरा इंटरव्यू 21 अगस्त को था, तो उसके 2-3 दिन पहले ही बिल्किस बानो के जो 11 कॉन्विक्ट्स थे वो रिलीज हुए थे। तो एक्सपर्ट मैडम ने भी मुझसे पूछा था कि इन योर ओपिनियन इज इट राइट और नॉट, तो उस पर भी मुझे अपनी ओपिनियन बोलने का वो दिया गया था। तो जो भी लीगल हैपनिंग्स हो रही है उनसे अपने आप को अपडेट रखें आप, और एक अपना ओपिनियन तो डेफिनेटली बनाएं। और एक चीज़ और कि जो इम्पोर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं, उनकी भी आप अपनी एक कॉपी या फिर डायरी मेंटेन करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी डेफिनेटली आपको काम आएंगे वो केस लॉज, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे पूछे गए थे कि लास्ट 1 मंथ में कोई भी 2 वुमेन से रिलेटेड कोई जजमेंट आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं करेंगे, और एक आंसर नहीं देना भी हो सकता है आपके लिए नेगेटिव में चले जाए। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग कि जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, उसको आप बिल्कुल भी लाइटली ना ले। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को लाइटली ना ले, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी को लाइटली ना ले, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है वो प्री में भी और मेंस में भी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे हिसाब से तो डिसाइडिंग फैक्टर लैंग्वेज ही होता है। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम के है या हिंदी मीडियम के है, तो अपने मीडियम को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि ये तो अपने को आता है। बट अब की बार का जो रिजल्ट आप लोगों ने भी एनालाइज किया होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश में थोड़े कम नंबर आए एसेज में। तो लैंग्वेज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एसेज की आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता है। प्री के रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, एंड उसमें इतना प्रेशर होता है कि हम लॉ ही नहीं कर पाते कंप्लीट, तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हमसे निग्लेक्ट हो जाती है। तो वो चीज़ आप ना करें, और अभी से अपनी एक हैबिट डेवलप कर ले कि हमें ऐसे कैसे लिखने हैं और क्या फॉर्मेट हमारा रहना चाहिए। और अभी से मैटर आप कंसोलिडेट करने स्टार्ट कर दीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए सेपरेट इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। तो लैंग्वेज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एंड एक चीज़ और कि जो ये एग्ज़ाम है अपने आप में 8 to 10 मंथ्स का प्रोसेस हो जाता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, और इतना ही टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए होता है। तो इट्स लाइक अ मैराथन रेस। तो मैराथन रेस में कंसिस्टेंटली वही दौड़ सकता है जो फिजिकली और मेंटली फिट है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी आप निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आप अगर एग्जाम आने तक ही एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चालू कर दीजिए। अपनी बॉडी को उस फंक्शनिंग में डालिए कि आप फिजिकली फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ डिमोटिवेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि टेस्ट्स में अच्छे नंबर नहीं आते, फ्रेंड्स के हमसे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो बहुत एक डीमोटिवेट फील होता है, और कई बार लगता है कि हम सही ट्रैक पे जा भी रहे या नहीं जा रहे। और भी काफ़ी सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर्सनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो उन सब को डील करने में अगर हमारी मेंटल हेल्थ फिट रहेगी तो हमारी प्रिपरेशन पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप अपनी हेल्थ पे डेफिनेटली, आपको हेल्थ को प्रायोरिटी कंसिडर करनी चाहिए, और हेल्थ पे बिल्कुल प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।